अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम कुछ अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी और इसी से रिलेटेड मुख्तलिफ कैलकुलेशन जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आज के इस लेक्चर में हम उन तमाम चीज़ों को समझने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड द एक्चुअल मास ऑफ द एटम। मास डिफेक्ट क्या कह रहा है कि डिफेक्ट का मतलब कमी। अब किस चीज़ की कमी की बात हो रही है? मास की। अब किन दो चीज़ों के मास में डिफेक्ट की बात हो रही है? तो रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल। यानी हमें कहा जा रहा है, गौर से सुनिएगा, ये हमारे पास जो वो प्रोटॉन है फॉर एग्जांपल और ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ 1 2 3 4 न्यूट्रॉन थे, 3 प्रोटॉन थे, ये सेपरेटेड थे। तो जब ये अलग अलग होते हैं ना तो इनका मास जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और जब हम क्या करते हैं, इनको बाइंड करके एक न्यूक्लियस की शक्ल देते हैं, बाइंड करके इन तमाम को जमा करके एक न्यूक्लियस की शक्ल देते हैं, तो इनका मास जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जब ये आज़ाद होते हैं तो उनका मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जब इनको कंबाइन करके एक न्यूक्लियस की शक्ल दे देते हैं, बाइंड कर देते हैं, तो उस वक्त इनका मास जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। अब आज़ाद जब हैं उस वक्त उनका मास, जब इनको कंबाइन कर देते हैं उस वक्त मास को जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो उसमें मास में जो कमी आती है उसे कहते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये शो करता है डिफरेंस बिटवीन क्या, टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब आज़ाद होते हैं किसी भी एटम में, जब आज़ाद है उस वक्त उनका मास, और एक्चुअल मास ऑफ एटम जब इनको कंबाइन करके एक एटम और न्यूक्लियस की शक्ल इख्तियार कर देते हैं तो उस वक्त जो उनका एक्चुअल मास होता है, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। अब आप कहेंगे ये मास गया का? ये मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो एनर्जी कहलाती है क्या, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अपार्ट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? अगर इस अल्फाज में कहा जाए कि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि इन तमाम को जब बाइंड किया जाता है, बाइंड करके न्यूक्लियस की शक्ल इख्तियार किया जाता है, तो जो मास में कमी आती है, जो मास में जो कमी आती है वो क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी। वो बाइंडिंग एनर्जी में जाकर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो बाइंडिंग एनर्जी वैसे अगर लफ्जी देखा जाए तो किसी चीज़ को बाइंड करना, किनको बाइंड करना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनको बाइंड करके एक न्यूक्लियस की शक्ल इख्तियार करना, उस वक्त बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अब आइए हम इन मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी की हम आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेशन बेस पर यूनिफाइड मास स्केल। अब इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड मास स्केल और एटॉमिक मास यूनिट। जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, एटॉमिक मास यूनिट, AMU की बात हो रही है। फिजिक्स में हम इसको यूनिफाइड मास स्केल कहते हैं या एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। याद रखिएगा भाई, मास नॉर्मली हम फिजिक्स में ऐसा यूनिट में हम किलोग्राम में मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ जब हम एटम की या न्यूक्लियस की बात करते हैं तो किलोग्राम वाली यूनिट बहुत बड़ी हो जाती है। तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम उसमें जो है वो एटॉमिक मास वाली कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम यूनिफाइड मास स्केल कहते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में या एटॉमिक फिजिक्स में मास को हम उमूमन जो है वो एटॉमिक मास में एक्सप्रेस करेंगे। और एटॉमिक मास हमारे पास क्या, इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम, कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 एटम जो है उसका जो 12वां हिस्सा होता है, 12वां हिस्सा जो होता है वो कहलाता है एक एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहलाता है, एक एटॉमिक मास यूनिट। केमिस्ट्री में हम इसको काफी डिटेल में पढ़ते हैं। फिर दूसरी चीज हमारे पास क्या है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस नंबर पढ़ते हैं ना,
अब इसी पे एवोगैड्रो ने क्या कहा था, द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। जब भी कार्बन 12 वाला उसका हम 12 ग्राम जब कार्बन एटम लेते हैं तो एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि उसमें जो तादाद होती है एटम्स की वो 6.023 एक्सपोनेंट 23 होते हैं, नंबर होते हैं। इसे एवोगैड्रोस नंबर कहा गया और इस पूरे हाइपोथेसिस को एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस कहा गया। तो अब हमें आइडिया हो गया कि 12 ग्राम, देखो गौर से, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, कार्बन एटम का 12वां हिस्सा, 1/12 ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब 12 ग्राम कार्बन एटम किसके बराबर है, 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसके बराबर है। तो क्या होगा, द मास ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 12 ग्राम है, 12 ग्राम को हम डिवाइड कर देते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एक कार्बन एटम का मास आ जाता है 1.992678 एक्सपोनेंट -26 किलोग्राम, ये आ गया। अब ये एक कार्बन एटम का क्या है, एक कार्बन एटम का मास ये, जबकि हमारे पास क्या है, एक एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा, यानी एक कार्बन एटम इसके बराबर है और एक एटॉमिक मास यूनिट इसका भी 12वां हिस्सा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी 12 से डिवाइड करूंगा, यानी 1/12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। तो ये एक कार्बन एटम का हमने मास निकाला था, कार्बन एटम का एक मास हमने कैसे निकाला कि भाई 12 मोल होता है ना, कार्बन जो है इसके मास को 12 ग्राम जो है ना, 12 ग्राम एक मोल के बराबर है। एक मोल को जब हम एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक एटम का मास आ जाता है, एक एटम का मास आ गया। अब इस एक एटम का जो मास है, जबकि हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इस कार्बन एटम का, एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा, तो मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूँ। तो ये हमारा 1 AMU निकालना था, तो 1/12 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया या 12 से हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.660565 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। तो ये MCQ का बड़ा फेवरेट पॉइंट है। 1 AMU किसके बराबर है, तो आपको याद होना चाहिए 1.660565 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैं थोड़ा समझाता हूँ कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ रखते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो एक मास है वो कितने AMU के बराबर है, 1.007276 AMU। किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करो तो 1.67, 8 नहीं है 3 है, ये 1.67365 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। अगर आपसे किलोग्राम में प्रोटॉन का मास पूछा जाए तो ये याद रखना है, AMU में याद रखना है। मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1.008665 AMU है और किलोग्राम में जो है वो 1.67495 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम है। ये वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन एटम जो एक है उसका जो मास है वो 1.00784 AMU के बराबर है। क्लोरीन एटम जो है, क्लोरीन का एक एटम है वो 35.47 AMU के बराबर। ये एग्जाम्पल हैं, जो भी एग्जाम्पल बुक की होती है उनकी वैल्यू याद रखनी होती है। अब आइए हम बात करते हैं एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ AMU। अब यहाँ कैलकुलेशन में हमारे पास जो है वो AMU में हम क्या इक्विवेलेंट करते हैं, तो आइंस्टाइन मास एनर्जी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास m इज गिवन बाय, एनर्जी जो है वो मास, आइंस्टाइन की इक्वेशन थी ना, मास और एनर्जी के दरमियान रिलेशन क्या है, E बराबर है mc², ठीक है। अब यहाँ हमारे पास जो है मास जो है वो हम लेते हैं किलोग्राम में, C की वैल्यू जो है स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 होती है और आंसर हमारे पास आता है जूल में। लेकिन अब कैलकुलेशन को अगर हमें AMU में करना हो तो हमें मालूम है 1 AMU बराबर है 1.66 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। अभी हमने बताया था C की वैल्यू क्या है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अब यहाँ एक MU में कितनी एनर्जी है वो निकालना चाह रहे हैं, तो एक एटॉमिक मास यूनिट यहाँ रखा हमने, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ रखा, इसका स्क्वायर रखा, ठीक है। तो 1.66 एक्सपोनेंट -27 है, C की वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8 और इसका हो गया स्क्वायर। इस पूरे को हमने सोल्व किया तो हमारे पास एनर्जी, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट की जो एनर्जी आ रही है वो 1.4925 एक्सपोनेंट -10 जूल। ये भी एक याद रखना कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कितनी एनर्जी के बराबर है, तो ये भी MCQ का सवाल हो सकता है, 1.4925 एक्सपोनेंट -20 जूल। अब इसको गौर से सुनिएगा, इसको अगर मैं बात करने जा रहा हूँ, ये तो एक एटॉमिक मास यूनिट की है ना, गौर से सुनिएगा, एक एटॉमिक मास यूनिट है। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट किया जाए, जूल को क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा, जूल वाली वैल्यू को 1.602 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक जूल बराबर होता है, देखें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 एक्सपोनेंट -19 के बराबर होता है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जूल वाली वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा 1.602 एक्सपोनेंट -19 के।
तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो वैल्यू आई 9.315 और ये आपस में ये कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या आ गई एक्सपोनेंट +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास जो कुछ नहीं का ये हमारे पास क्या आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ गया। अब अगर एक्सपोनेंट 6 अगर मैं इससे अलग करूँ तो ये बन जाता है मेगा। मेगा आपको मालूम है ना, मेगा या मिलियन एक्सपोनेंट 6 के बराबर होता है। तो एक्सपोनेंट 6 अगर मैं यहाँ लिखूँ तो एक्सपोनेंट 2 बच जाएगा, तो 2 यानी 100 बच जाएगा ना, 100 से मल्टीप्लाई कर तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, एक एटॉमिक मास यूनिट अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये हो गया। तो अब हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एक एटॉमिक मास यूनिट से रिलीज होने वाली एनर्जी होती है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया। अब हमें जब भी एक का हमें पता चल गया ना, तो इसका मतलब एक गौर से नहीं का, अब जब भी हमें मास एटॉमिक मास यूनिट में दिया जाएगा, जब भी हमें मास जो है वो एटॉमिक मास यूनिट में दिया जाएगा तो हम उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। हमारे पास सीधा सीधा आंसर आना चाहिए। तो ये एक एटॉमिक मास का पता है। अब 4 दिया जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 दिया तो 5 से मल्टीप्लाई करो। अब जो है यहाँ मैं आपको कैलकुलेशन के जरिए भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अब देखो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर है, 1.602 एक्सपोनेंट -13 के। देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 एक्सपोनेंट -19 के बराबर होता है। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या होगा, एक्सपोनेंट 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 13 हो जाएगा ना, ये आ गया। इसी तरीके से हमारे पास एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ कुछ एग्जांपल हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर एक प्रोटॉन को अगर क्या किया जाए, एक प्रोटॉन को अगर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 938.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर एक न्यूट्रॉन को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा, 939.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप बोलेंगे सर ये वैल्यू आई कैसे, तो मैंने आपको कहा था ना एटॉमिक मास यूनिट में प्रोटॉन का मास ये, तो इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करो वैल्यू आ जाएगी। न्यूट्रॉन के मास को 931.5 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगी। हाइड्रोजन के मास को 931.5 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगी। अगर क्लोरीन का एक एटम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आ जाएगी। अब आइए मैं आपका इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। वर्क एग्जांपल नंबर 27.5, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट हमें कैलकुलेट करना है एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन विच कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। हमें मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है ड्यूट्रॉन की। ड्यूट्रॉन क्या है, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। द मास ऑफ ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस, ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस जो है जब ये कंबाइन होता है उसके पूरे न्यूक्लियस का मास है 2.0136 AMU। प्रोटॉन का मास हमें दे दिया गया है 1.0073 AMU। मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास दे दिया गया है 1.0087 AMU। आइए सबसे पहले हमने लिखा मास ऑफ ड्यूट्रॉन, पूरे न्यूक्लियस का मास, फिर प्रोटॉन का मास, फिर न्यूट्रॉन का मास। हमें मास डिफेक्ट चाहिए डेल्टा M। फिर हमें क्या चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी, फिर क्या चाहिए, हमें बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। तो हमारे पास क्या था, अब मास डिफेक्ट निकालने के लिए क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब अलग अलग होते हैं उनके मास को प्लस करो और उसमें से माइनस कर दो जब वो न्यूक्लियस की शक्ल में होता है। न्यूक्लियस यानी जब कंबाइन हो जाते हैं ना, कंबाइन हो जाते हैं यानी न्यूक्लियस की शक्ल इख्तियार करते हैं, उस वक्त इसका मास जो होता है वो। तो प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, दोनों को सम किया, ये वैल्यू आ गई। ड्यूट्रॉन जब ये न्यूक्लियस बन जाता है उसका मास ये, तो हमारे पास क्या था 2.016 है, उसमें से हमने न्यूक्लियस जब कंबाइन किया, कंबाइन वाला जो मास था उसको माइनस किया तो मास डिफेक्ट कितना आ गया 0.0024 AMU, ये आ गया। और ये जो मास डिफेक्ट होता है ये AMU में आ गया ना, ये मास डिफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा M। मास डिफेक्ट जो भी आ जाए उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मास डिफेक्ट हमारे पास है 0.0024 और 931.5 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.2356 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो यहाँ जाकर हमारा ये बहुत ही अहम लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। इस लेक्चर को 2-2, 3-3 बार देखकर सारी चीज़ों को आपने ज़हन नशीन करना है। बहुत अहम चीज़ें थी इसमें। उम्मीद करते हैं आप आज के ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।